हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग सेफ हैं, स्वस्थ हैं और अपने टाइम को सही से यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे चैनल पे आपको मिलते हैं बीएड तथा सीटेट से संबंधित बहुत से कंटेंट, बट फिर भी मैं आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को एनहेंस करने के लिए लाती हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो कि नो डाउट आपके फ्यूचर में काम आने वाली है। तो स्टूडेंट, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी चीज है जो कभी ना कभी हमें वर्क प्लेस पे, किसी भी वर्क प्लेस पे देखने को जरूर से मिलती है, लेकिन हमें इसे मैनेज कैसे करना है ये हमारे स्किल है। तो आज हम जानेंगे क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है, किसी भी वर्क प्लेस पे हमें क्यों कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो चीज यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न क्यों होता है। तो इट एग्जिस्ट व्हेन डिसएग्रीमेंट लीड, जब लोगों के मतभेदों, जब लोगों के व्यू में जब मतभेद होते हैं या डिसएग्रीमेंट होता है, तो वहां पे आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। टू आर्ग्यूमेंट एंड स्ट्रगल बिटवीन पीपल विथ कॉम्पीटिंग आइडियाज और पर्सनल इंटरेस्ट। सपोज कोई टीम है जिसमें कई लोग हैं और उस टीम में लोग मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के बीच, टीम्स मेंबर के बीच एक चीज को लेके अलग अलग मत हैं। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मत को मानने को तैयार नहीं और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के मत को मानने को तैयार नहीं। तो वहां पे एक ही चीज को लेके जब डिसएग्रीमेंट शो होता है तो वहां से उत्पन्न होता है कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कभी भी हमें देखने को मिल सकता है, सिर्फ टीम में ही नहीं, किसी भी वर्क प्लेस पे अकॉर्डिंग टू हायरार्की भी हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। तो नॉर्मली जब लोगों की राय में डिसएग्रीमेंट होते हैं तो वहां से उत्पन्न होता है कॉन्फ्लिक्ट। सो स्टूडेंट्स, मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। हमने ये जाना कि लोगों के मतों में या रायों में जब डिसएग्रीमेंट होता है, एक की राय जब दूसरे से मैच नहीं करती है, तो वहां पे संघर्ष उत्पन्न होता है। तो जब संघर्ष उत्पन्न हुआ तो जो लीडर है या मैनेजर है या जो बॉस है, डायरेक्टर है, उसका ये रोल होता है कि उस कॉन्फ्लिक्ट को शांत करे, उसको मैनेज करे, उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करे। तो वहां पे सबसे बड़ा रोल होता है एक मैनेजर का, एक टीम लीडर का, कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को हम दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसके माध्यम से इससे हम और क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो एक लीडर करेगा वो करेगा प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग द निगेटिव एस्पेक्ट। देखो, कभी भी कोई टीम होती है तो नो डाउट वहां पे कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करने के पीछे कुछ ना कुछ निगेटिव वाइब्स है या निगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ है। अगर सारी चीजें पॉजिटिव है तो नो डाउट कॉन्फ्लिक्ट आने की तो बात ही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ निगेटिव हो रहा है जिसकी वजह से टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है। तो वो क्या निगेटिव चीज है उसको पहचानना और उसे दूर करना पहला काम होगा एक लीडर का। देन उसके बाद वो इंक्रीज करेगा पॉजिटिव एस्पेक्ट को। जहां वो निगेटिव एस्पेक्ट को दूर कर रहा है, वहीं वो टीम की भलाई के लिए, कंपनी की भलाई के लिए वो पॉजिटिव एस्पेक्ट को उस टीम में लाने की कोशिश करेगा। इनहेंस लर्निंग एंड ग्रुप आउटकम। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक टीम है तो उसकी लर्निंग को हमें इनहेंस करना है, उनको बताना है कि हमें इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर हम ग्रुप में रह के काम करते हैं तो नो डाउट काम अच्छा होगा, बेहतर होगा, क्वालिटी का होगा। तो एटलीस्ट यही चीज हमें इस प्रकार का सपोर्ट एज ए टीम लीडर हमें देना है। इंक्लूडिंग इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। अब क्या बात आएगी, जो लीडर होगा वो इंक्लूड करेगा इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए, टीम की परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए वो अपनी जी जान लगा देगा। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मेन रोल होता है वो एक टीम लीडर या मैनेजर का होता है कि अपनी टीम के अंदर कहीं से भी कोई भी निगेटिव चीज आ रही है उसको इमीडिएट दूर करना और पॉजिटिव चीजों को उस टीम के अंदर इन करते जाना। इस हिसाब से हम कॉन्फ्लिक्ट जितने भी हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं। आइए इसके सोर्सेज जानते हैं और टेक्निक्स जानते हैं कि किसके माध्यम से हम इस चीजों को मैनेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है और क्या होता है मैनेजमेंट, इन सारी चीजों को जानने के बाद अब हमें जानना जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि वो कौन कौन से साधन हैं या स्रोत हैं जहां किसी वर्क प्लेस पे
जो कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण बन सकते हैं। तो कुछ पर्सनल सोर्सेस भी हैं, कुछ हमें आउट सोर्सेस भी हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनते हैं। तो चलिए आइए इन्हें जानते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है सोर्स में वो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात भी करी कि लोगों की मतों या रायों में जो विभिन्नता हमें देखने को मिलती है, एक ही चीज पे जो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आती है और कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की राय को मानने को तैयार नहीं होता है, तो वहां से स्टार्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट। डिससेटिस्फेक्शन विद वर्किंग कंडीशन और रिम्यूनरेशन। जिस वर्क प्लेस पे आपको हायर किया गया है वहां की वर्क कंडीशन अगर आपको पसंद नहीं आ रही है, आपके लिए वो कंफर्टेबल नहीं है, जो रेम्यूनरेशन आपको मिल रहा है वो कंफर्टेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन जो है धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट और सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनना शुरू हो जाता है। एक्सक्यूसिव वर्कलोड, जब आप पे काम बहुत ज्यादा होने लगता है, आपको किसी चीज के लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो धीरे 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 जब आप डिससेटिस्फाइड होते हो तो वही डिससेटिस्फाइड कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद के रूप में निकल के आता है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट कहा जा सकता है। लैक ऑफ रिकॉग्निशन एंड और प्रमोशन। देखिए बात ये होती है कि टीम में जब दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं तो वो एक टीम होती है, ठीक है। जब टीम में आप काम कर रहे हो और उस काम के लिए आपको पहचाना नहीं जा रहा है या आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा है या आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, तो फिर आप सोचते हो कि मैं काम करूँ ही क्यों, जब मुझे अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है टाइम पे, तो कहीं ना कहीं आप अपने काम से डिससेटिस्फाइड होते हो, आपको मन नहीं लगता है काम में और धीरे 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 यही सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। अनफेयर ट्रीटमेंट भी हमें कॉन्फ्लिक्ट का कारण नजर आती है, बिकॉज आप वहीं पे एक ही वर्क प्लेस पे आप देख रहे हो कि मेरे साथ के जो कोलीग हैं उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है और मैं भी अगर फुल टाइम काम कर रही हूँ और मेरे साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो ये जो होता है ना अनफेयर ट्रीटमेंट, ये भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाती है, वो जॉब टाइमिंग से रिलेटेड हो सकती है, रिम्यूनरेशन से रिलेटेड हो सकती है, आपके वर्क से रिलेटेड हो सकती है। तो जब आप इनसिक्योर फील करते हो तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसे संघर्ष से गुजरते हो कि मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मैं ये काम सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट बनता है वो आप ना किसी से शेयर कर सकते हो और अंदर ही अंदर वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपके काम को या आपकी पर्सनैलिटी को या आपकी हेल्थ को खराब करता जाता है। क्लासेस ऑफ पर्सनैलिटी, ये एक बहुत ही कॉमन चीज है जो नॉर्मली हमें वर्क प्लेस पे देखने को मिलती है, और ये जो है क्लैशेस ऑफ पर्सनैलिटी ये सीधे रिलेटेड है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से। क्योंकि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रेशर या न्यू अपॉइंटमेंट होता है तो उसकी राय नॉर्मली लोग लेना पसंद नहीं करते हैं, भले ही वो कितनी अच्छी राय दे रहा हो। तो यहाँ पे जो क्लैशेस आता है पर्सनैलिटी का, जो ओल्डीज होते हैं वो नए लोगों को नॉर्मली अडॉप्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनके द्वारा दिए गए सजेशन को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें नॉर्मली देखने को मिलती हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनती हैं। न्यू लोगों की एक अलग टीम बन जाती है, ओल्ड लोगों की एक अलग टीम बन जाती है और फिर उनमें गॉसिप एंड एक दूसरे की खिंचाई, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। Misunderstanding and breakdown in communication. This is the one of the most important you can say source of conflict. जब communication में gap होता है या breakdown होता है या misunderstanding होती है, normally हमें जो सूचना मिलती है वो second या third source से मिलती है, और अगर जो उस information में अगर परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसके according हम अगर काम कर देते हैं तो no doubt वो काम reflect होता है कि ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो जो सोर्स है यानी कि जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका भी बहुत ज्यादा रोल होता है कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करने में। तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए और इन सारी चीजों से जो चीज अभी हम लोगों ने बात करी, इन सब से निकलने का एक जो बहुत ही आसान सा तरीका है और ये प्रैक्टिस से आता है वो है हमारी अंडरस्टैंडिंग और खुद की मैच्योरिटी। हम किसी चीज को अपने नजरिए से किस हिसाब से देखते हैं, हम दूसरों की बातों की अपेक्षा अपना दिमाग कितना चीजों पे लगाते हैं, तभी हम इन सारी चीजों जिस पे अभी हम लोग ने बात करी है इससे कहीं ना कहीं निकल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी कॉमन चीजें हैं जो हमें हर वर्क प्लेस पे देखने को मिलेंगी। सो स्टूडेंट आइए इसकी टेक्निक्स को भी हम समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स के सोर्सेस को जानने के बाद अब हम कुछ ऐसी टेक्निक्स को सीखेंगे जिसके माध्यम से हम अपने वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से कुछ 5 टेक्निक्स बताई गई। सबसे पहली जो इसमें आती है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन एंड कन्फ्रंटिंग। यानी कि आप बीइंग अ टीम लीडर और मैनेजर आपको टीम के अंदर होने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। वो प्रॉब्लम पर्सनल हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है या किसी पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड हो सकती
सकती। कोलैबोरेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि टीम कितना कोलैबोरेटिव वे में काम कर रही है, क्योंकि काम नॉर्मली बात ये होती है अगर टीम कोलैबोरेटिव होके काम करती है तो कहीं ना जो काम है वो आपका स्मूथ हो जाता है, किसी पे भी बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होता है, एक का काम दूसरे के लिए हेल्प करता है, दूसरे काम तीसरे के लिए हेल्प करता है और उस कोलैबोरेशन में काम इजीली, स्मूथली और क्वालिटी का होता है। और कन्फ्रंटिंग की बात यह है कि आप बीइंग टीम लीडर, बीइंग मैनेजर, आपको पूरी ड्यूरेशन में छोटी छोटी चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो सामना करने से घबराओ नहीं, चीजों को अपनी तरफ से कोशिश करो कि दूसरे को सुने बिना, मतलब दूसरों की बातों को सुनो लेकिन अपना दिमाग लगाओ, अपनी मैच्योरिटी को वहां पे इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो ये तो पहली टेक्निक होती है और इस टेक्निक में जो सबसे ज्यादा रोल होता है वो टीम लीडर का होता है कि उस टीम में होने वाली कॉन्फ्लिक्ट को वो कैसे दूर कर सकता है। दूसरी टेक्निक जो यहाँ पे स्टूडेंट हम देख रहे हैं वो है कॉम्प्रोमाइजिंग एंड रीकाउंसलिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग, किसी किसी सिचुएशन से अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो तो नो डाउट आप उस कॉन्फ्लिक्ट से दूर होते हो। सपोज जैसे कि अभी हम लोग ने बात करी है अभी पीछे भी कि जब लोगों के मतों में भिन्नता देखने को मिलती है तो वहां पे अगर आपको लग रहा है कि ये जो है ये बात ज्यादा ही बढ़ती जा रही है तो लेट्स कॉम्प्रोमाइज चीजों को करो कि 50% आपका 50% मेरा, अब यहाँ पे हम बात को सेटल करते हैं। तो वो नेगोशिएशन वाली क्वालिटी भी आप में होनी चाहिए। एंड रीकाउंसलिंग, आपको कहीं लग रहा है कि आपको लोगों को काउंसलिंग करने की जरूरत है तो आप उसे रीकाउंसिल करो। एंड थर्ड वन इज विथड्रॉइंग एंड अवॉइडिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। नॉर्मली ये लोगों में हमें देखने को नहीं मिलता है, कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपने ये चीजें सीख ली तो नो डाउट आप कभी भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसोगे। विथड्रॉ, कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पे आपको लग रहा है कि ये तो सिचुएशन अब बिगड़ती जा रही है तो लेट्स अवॉइड दैट सिचुएशन। आप उस सिचुएशन से दूर हटाओ, अपनी टीम को उससे हटाओ, वहां से विथड्रॉ करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उस सिचुएशन में रह के आर्ग्यूमेंट करके अननेसेसरी के डिसएग्रीमेंट को शो के आप बात को बढ़ाते जाओ। सुनो बात को, समझो, अगर आपको लग रहा है इसमें हमें आर्ग्यूमेंट करना चाहिए तो करो, अगर आपको लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट ना करके भी हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो तो जस्ट अवॉइड दैट, आप उस चीज को अवॉइड करो। दूसरे तीसरे दिन नॉर्मली वो जो सिचुएशन है वो सही होना शुरू हो जाएगी। फोर्थ वन इज फोर्सिंग एंड कॉम्पिटिंग। देखिए कभी कभी क्या बात होती है, बीइंग हैविंग अ गुड डेजिग्नेशन भी हम फोर्सफुली लोगों पे हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। सपोज किसी दो डिपार्टमेंट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन का या उसी इंस्टीट्यूट का कोई हेड है जो कि अपनी पावर से या डेजिग्नेशन से फोर्सफुली उस कॉन्फ्लिक्ट को अगर दूर कर सकता है तो वहां पे ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। यानी कि हम अपनी पावर, अपनी डेजिग्नेशन के थ्रू जब कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं तो वो फोर्सिंग एंड कॉम्पिटिंग टेक्निक के अंतर्गत आती है। एंड लास्ट वन इज स्मूथिंग एंड एकोमोडेटिंग। आप लोगों को बीइंग टीम लीडर और मैनेजर, मुझे चीजों को स्मूथली बनाना है, हमें लोगों को चढ़ाना नहीं है, हमें बूस्ट नहीं करना है, हमें मोटिवेट करना है अच्छे काम के लिए, लेकिन गलत या नेगेटिव चीज के लिए हमें कभी भी फोर्स नहीं करना है। तो वो चीज आपको ध्यान देना है कि अगर आज आपने नेगेटिविटी अपनी टीम में के अंदर डाल दी तो ये आप अपने लिए ही घातक कर रहे हो, यानी आप अपने लिए ही एक तरीके से खाई खोद रहे हो, क्योंकि धीरे धीरे वही नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और आपकी पूरी जो टीम है वो ऐसे जाल में या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएगी जो आपके लिए उसको सुलझाना मुश्किल हो जाएगा। तो स्मूथली रन कैसे हम कर सकते हैं, हम काम करने के लिए निकलते हैं, काम करो घर आओ, वो चीजें कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, पॉलिटिक्स हमें नहीं खेलनी है। और एकोमोडेटिंग की बात ये है कि आप अपनी टीम को, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, उनको सारी चीजें मुहैया कराओ जो उनके रिक्वायरमेंट है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम ये चीज नॉर्मली देखते हैं वर्क प्लेस पे कि कुछ लोगों को तो सारी सुविधा मिलती रहती है लेकिन कुछ लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती, तो वो धीरे धीरे अनफेयर जो ट्रीटमेंट होता है वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है। तो ये चीजें हमें नहीं अपनानी है। टीम लीडर होके या मैनेजर होके सबके साथ इक्वलिटी का हमें बिहेवियर करना है और ये इक्वलिटी ही हमारे लिए अच्छी साबित हो सकती है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी स्टूडेंट जिसके माध्यम से हम कॉन्फ्लिक्ट को वर्क प्लेस पे मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ बिहेवियर भी है जो कि हम अपना के कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। चलिए इन्हें भी जान लेते हैं।
स्टूडेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, उसके सोर्सेस तथा टेक्निक्स को जानने के बाद अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन सी एबिलिटी है जो कि पर्सनल लेवल पे अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स को डिसॉल्व कर सकते हैं, उससे दूर भगा सकते हैं, या उससे हम निजात पा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि प्रैक्टिस से हम अपना सकते हैं। पहली जो चीज है, लिसन इफेक्टिवली। बीइंग टीम लीडर या बीइंग मीडिएटर, आपको दोनों पक्षों को सुनना बहुत जरूरी है, दोनों पक्षों की राय को जानना जरूरी है कि क्या सही है क्या गलत है। ये तो आपका पर्सनल मैटर होगा, लेकिन दोनों को सुनो। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट, और सुनने के बाद आप ये देखो कि क्लैशेस दोनों के बीच हो कहाँ रहा है, किस पॉइंट पे दोनों के बीच में मतभेद हो रहा है, उस पॉइंट को जानने की कोशिश करो। एक्सप्रेस योर ओन नीड्स क्लियरली। जब आपने दोनों की बातें सुन ली, पॉइंट आपको समझ में आ गया कि इस पॉइंट पे लोगों का मतभेद है, उस पॉइंट को अपने हिसाब से एक्सप्रेस करो। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स विद आवर एक्सपीरियंस हमें चीजें समझ में आने लगती हैं। सपोज अगर हम 2-3 टीम को लीड कर रहे हैं तो उन टीम्स के बीच हमें डिसएग्रीमेंट होगा, धीरे धीरे ये सारी चीजें हमें समझ में आने लगती हैं। और कभी भी आप कॉन्फ्लिक्ट को बुरे नजरिए से मत देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। व्यू कॉन्फ्लिक्ट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट को नॉर्मली हम लोग निगेटिव रूप में देखते हैं। नो डाउट निगेटिव होता है, बट हो सकता है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यही उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी लाए उसकी ग्रोथ के लिए। क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपने उसको मैनेज करने की कोशिश की, जब मैनेज सपोज हो गया तो वहां पे दोनों ही टीम के बीच या टीम मेंबर्स के बीच जब पॉजिटिविटी आती है तो नो डाउट जो आउटपुट होगा आगे आने वाले समय में वो अच्छा होगा। तो हमेशा जो कॉन्फ्लिक्ट है जब वो मैनेज होता है तो उसका हमें अच्छा असर देखने को मिलता है। एंड फोकस ऑन स्पेसिफिक इश्यूज विदाउट जनरलाइजिंग और एस्केलेटिंग द सिचुएशन। आप स्पेसिफिक इशू पे फोकस करो, ना कि लोगों की इधर उधर की बातों पे जाओ। आप ये देखो मुद्दा क्या था, मुद्दे में कौन सी चीज पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आप उनकी नॉर्मली लोगों की आदत होती है कि बातों को अननेसेसरी खींच देते हैं। वो बातें तो खींचेंगे, लेकिन आपको उधर नहीं जाना, आपको मेन मुद्दे पे रहते हुए अपना जजमेंट देना है, उनको सुनना है केयरफुली, और कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन से पॉइंट पे लोगों में मतभेद है, उस पॉइंट को क्लियर करना है। सो स्टूडेंट, ये है आज जो हम लोग ने जाना कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और नो डाउट ये आपको कभी ना कभी आपके वर्क प्लेस पे काम आएगा। तो प्लीज आप इन सारी चीजों को अप्लाई करो अपने साथ, प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आओ। नो डाउट इट विल हेल्प यू। सो आई होप आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स या अपने नेटवर्क में और लोगों को शेयर करो। तो आप अपना ध्यान रखिए, तब से अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और सेफली रहिए। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।